हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर संगठन संरचना पढ़ लिया। नेक्स्ट टॉपिक जो दिया है वो दिया है डिजाइन फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, संगठन संरचना के प्रारूप। लिखा है उपक्रम की विभिन्न क्रियाओं को संचालित करने के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कार्य सौंपे जाते हैं। कर्मचारियों को दायित्व के साथ कुछ अधिकार भी दिए जाते हैं। ये अधिकार एवं दायित्व किस प्रकार के दिए जाएंगे जिससे कर्मचारी सफलतापूर्वक अपने कार्य को निष्पादित कर सके। इन अधिकारों एवं दायित्वों का बंटवारा उपक्रम के कार्य एवं प्रकृति के आधार पर भिन्न भिन्न हो सकता है। नॉर्मली बात दी गई कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो डिज़ाइन होती है, फॉर्म होती है, ठीक है ना, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से डिसाइड करना चाहिए कि सभी व्यक्ति को बराबर से अपना काम भी मिल जाए, किसी के ऊपर लोड भी ना पड़े उस काम का, ठीक है ना, और सारे काम जिस हिसाब के होंगे या फिर जिस रेंज के वो काम है उस हिसाब से उनको अलग अलग बांट दिया जाए। जैसे यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट आपको कुछ नाम दिए गए नीचे, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, डिवीजन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। हमें सबसे पहला पॉइंट है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, कार्यात्मक या क्रियात्मक संगठन दिया है। इसे संगठन की क्रियात्मक संरचना भी कहते हैं। इसके अनुसार संपूर्ण व्यावसायिक इकाई को मुख्य क्रियाओं में विभाजित कर दिया जाता है। बिजनेस जो रहता है हमारा उसको क्या कर दिया जाता है, मुख्य डिपार्टमेंट, मेन डिपार्टमेंट में बांट दिया जाता है। प्रत्येक विभाग को क्रियात्मक विशेषज्ञ को सौंप दिया जाता है। जितने भी हमने डिपार्टमेंट बनाए हैं उसमें उस डिपार्टमेंट का एक व्यक्ति हेड होता है जो उस काम के लिए या फिर उस काम में माहिर होता है। यदि व्यवसाय एवं उत्पादन इकाई के मुख्य क्रियाओं को परचेज डिपार्टमेंट, नीचे इधर साइड में आपको नाम दे रखेंगे, क्रय विभाग, सामग्री विभाग, विपणन विभाग, वित्तीय विभाग, सेवी वर्गीय विभाग आदि विभागों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक विभाग के अधिकारी अपने विभाग के प्रति उत्तरदायी बने। जिस भी ऑफिसर को, ठीक है ना, उस डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी जाती है वो उस डिपार्टमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल कहलाता है। अगर वहाँ बुराई कुछ भी कमी होती है, कुछ दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम होती है या कोई अच्छी चीज़ होती है, सबका जिम्मेदार कौन होता है? वह व्यक्ति ही होता है। विभाग में व्यवसाय के आकार एवं प्रकृति के अनुसार कर्मचारियों की संख्या निर्धारित की जाती है। डिपार्टमेंट कितना बड़ा है, क्या काम होना है, उसके हिसाब से ही वहाँ पर वर्करों की संख्या निश्चित की जाती है। क्रियात्मक प्रमुखों को क्रियात्मक अधिकारी प्रदान किए जाते हैं। जिस तरीके का काम है उसी तरीके से उन लोगों को वर्कर लेबर प्रोवाइड की जाती है जिससे वह अपने अधीनस्थ कर्मचारी से भली भांति कार्य करवा सके। वास्तव में क्रियात्मक संगठन का यह प्रारूप टेलर द्वारा प्रतिपादित क्रियात्मक फोरमैनशिप का सुधरा हुआ रूप है। अंतर केवल इतना है कि क्रियात्मक संगठन के प्रबंध के उच्च स्तर से संबंधित है, जबकि क्रियात्मक फोरमैनशिप प्रबंध के निचले स्तर से संबंधित है। अब यहाँ पर आपको पेज नंबर 131 और इंग्लिश मीडियम के बुक पेज नंबर 105 पर एक फॉर्मेट बना के दे रखा है, ठीक है ना, स्ट्रक्चर बना के दे रखा। सबसे पहला जो उसमें नाम दिया है वो शेयर होल्डर है, अंशधारी है, ठीक है ना। तो कंपनी में जो ग्रुप बनाया जाता है या फिर डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं तो सबसे पहला पॉइंट किसका रहता है? सबसे पहला हक होता है शेयर होल्डर का, एक अंशधारी का। फिर सेकेंड आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो व्यक्ति होते हैं जिसके पास में वो कंपनी के शेयर, जैसे बोल सकते हैं एक कंपनी में 10,000 शेयर होल्डर है, ठीक है ना, बट उसमें जिनके पास में सबसे ज़्यादा शेयर होंगे वही उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टीम में शामिल होंगे, ठीक है ना। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहलाएंगे 10 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, जिसके पास में सबसे ज़्यादा शेयर होंगे वही सब कहलाएंगे। नेक्स्ट आता है मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिसे CEO भी कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो टीम होती है इसमें एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसको या फिर जिसके पास में सबसे ज़्यादा शेयर होते हैं, ठीक है ना, वो उसी को अधिकारी बनाया जाता है। नॉर्मल सी बात है, एक कंपनी में 10,000 शेयर होल्डर है, ठीक है ना। कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जिसके पास में सबसे ज़्यादा शेयर होंगे, ठीक है, उन लोगों को निकाल कर उनकी एक टीम बना दी जाती है जो उस वोट के कंपनी को चलाने में, हालांकि 10,000 लोग सभी चला रहे हैं, ठीक है, बट 10,000 लोगों की मीटिंग कहाँ करेंगे हम लोग, किस किस से राय लेंगे, किस किस से एडवाइस लेंगे, ठीक है। तो कंपनी के जो परमानेंट शेयर होल्डर होते हैं या फिर जिनके पास सबसे ज़्यादा शेयर होते हैं उन लोगों की एक टीम बनाई जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोला जाता है। उन सब में भी एक ऐसा व्यक्ति रहता है जिसके पास में सबसे ज़्यादा शेयर होते हैं उनमें भी, ठीक है ना, उसको क्या बनाया जाता है? कंपनी का CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव
ऑफिसर, ठीक है। अब उसके बाद क्या कर दिए जाते हैं, नीचे काम डिवाइड कर दिए जाते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट, पैकिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट, मार्केट रिसर्च डिपार्टमेंट, ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए जाते हैं और सब में एक एक व्यक्ति को क्या बना दिया जाता है, वहाँ का अधिकारी ऑफिसर नियुक्त कर दिया जाता है। अब एडवांटेज ऑफ फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पहला आएगा सुटेबल फॉर स्पेशलाइजेशन। सबसे पहला काम ये होगा, भैया हमने यहाँ पर क्या करा है, सारे व्यक्ति जो हैंगे, ठीक है ना, सारे काम को अलग अलग बांट दिया गया। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेलिंग डिपार्टमेंट, पैकिंग डिपार्टमेंट, तो उसमें उसी व्यक्ति को रखा जाएगा जो उस काम में माहिर होगा। जैसे पैकिंग वाला व्यक्ति है, जिसको पैकिंग में माहिर होगा, पैकिंग के नए नए नॉलेज होंगे, उसको पैकिंग डिपार्टमेंट रखा जाएगा। एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट, जिसके पास में एडवर्टाइज करने के लिए काबिलियत होगी, उस व्यक्ति को रखा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले सुटेबल फॉर स्पेशलाइजेशन, यहाँ पर आप सारे कामों को अलग अलग बांट सकते हो और अच्छे से करवा सकते हो। इफेक्टिव कंट्रोल, यहाँ पर आपको अलग अलग डिपार्टमेंट है, हर व्यक्ति अधिकारी अलग हैगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर आप अपने काम को भी अलग अलग तरीके से संभाल सकते हो और इसी तरीके से उसको कंट्रोल कर सकते होगे। डायरेक्ट कंट्रोल, आप अपने डिपार्टमेंट को अपने हिसाब से ही कंट्रोल कर सकते हो। आपको ये नहीं रहेगी कि यार मुझे पड़ोसी वाले डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट से पूछना है या फिर उस डिपार्टमेंट, नहीं, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो आप अपने हिसाब से उस डिपार्टमेंट को डायरेक्ट कंट्रोल कर सकते हो। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, आपके पास में जितने भी रिसोर्स हैं आप उसका अच्छे से इसी तरीके से उसका यूज कर सकते, यूटिलाइज कर सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलता, संगठन का प्रारूप सरल एवं लचीला है। अब जो ये वाला जो स्ट्रक्चर दे रखा है हमारा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, ये इजी पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि यहाँ पर हमने सारे कामों को क्या अलग अलग बांट दिया है। आप चाहो तो उन डिपार्टमेंट को और छोटे छोटे पार्टों में भी कर सकते होगे ताकि आपके ऊपर ओवरलोड ना आए, उसमें चेंजेस भी कर सकते होगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं डिसएडवांटेज ऑफ फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। डिफिकल्टीज इन कोऑर्डिनेशन, अब यहाँ पर कोऑर्डिनेशन में डिफिकल्टीज आती है। क्या होता है कि संगठन के इस प्रारूप के अनुसार प्रत्येक विभागाध्यक्ष अपनी रुचि के अनुसार कार्य संपन्न करते हैं, अतः वे अपने विभागों की अनदेखी करते हैं, इससे अन्य विभागीय समन्वय में कठिनाई होती है। अब क्या होता है, पहली चीज ये बोलती है कि सारे डिपार्टमेंट अलग कर दो और सबके अपने अपने रिस्पॉन्सिबल एक एक अधिकारी बिठा दिया हमने, ठीक है। अब कारण ये आ रही, वो व्यक्ति सिर्फ अपना डिपार्टमेंट देख रहा है, पड़ोस डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, उसके वहाँ कौन सा माल बन रहा है, वो क्या करेगा, कौन सी नई चीज़ ला रहा है, उस पर ध्यान नहीं जा रहा है, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है कि इनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता है। जैसे पैकिंग वाला डिपार्टमेंट का व्यक्ति हैगा, वो सेलिंग वाले डिपार्टमेंट पे देख ही नहीं रहा है क्या सेलिंग हो रही है नहीं हो रही, वो पैकिंग कर करके दिए जा रहा है, ठीक है, ये हो गई। नेक्स्ट प्रोडक्शन वाला व्यक्ति हैगा, वो अपना प्रोडक्शन में लगा हुआ माल बनाते जा रहा है, लेकिन माल सेलिंग डिपार्टमेंट में ये हो रहा है कि माल बिक ही नहीं रहेगा। तो ये माल बना के दिए जा रहा है तो बेचेगा किसको जब माल बिक ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसके बीच में इनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता। क्यों? क्योंकि सभी व्यक्ति अपना अपने बारे में ही सोचते हैं। नेक्स्ट दिया है पर्सनल इंटरफेयर, विभाग प्रमुख द्वारा अपने व्यक्तिगत विचारों को थोपा जाता है तथा वे अपने प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं, इससे व्यक्तिगत हस्तक्षेप की संभावना बढ़ जाती है। अब क्या होता है, जिस डिपार्टमेंट का जो एक व्यक्ति अधिकारी होता है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी रहती है कि तो वो क्या करता है कि अपने मन की ही चलाता है, कब क्या करना है, कैसे करना है, जो उसके मन में आएगा वही चीज़ वो करवाएगा, ठीक है ना। उसको जो अच्छा लगेगा वो करवाएगा। क्यों? क्योंकि डिपार्टमेंट का हेड बनाया है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वहाँ पर उसको अपने विचारों को जो उसके मन में आता है वही सारे काम वो अपने वर्करों पे रखते जाता है। नेक्स्ट आता है डिफिकल्टी टू डिटरमाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रत्येक विभाग का अध्यक्ष का उत्तरदायित्व अपने विभाग तक ही सीमित रहता है। प्रमाप के अनुसार कार्य न होने पर इसका दोष किस विभाग पर डाला जाए, इसका निर्धारण करना आसान नहीं होता है। कोई भी काम हैगा, सब व्यक्ति अपने अपने डिपार्टमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, पर ये बोल दिया जाए कि माल बना दिया गया है, ठीक है ना, मेरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग है, पैकिंग डिपार्टमेंट अलग है, सेलिंग, अगर इनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं बनता है, ठीक है, माल एक्स्ट्रा बन गया, खराब हो रहा है, सड़ रहा है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप किसके ऊपर जिम्मेदार है कि भाई माल बनाने वाले की गलती थी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की गलती थी, सेलिंग डिपार्टमेंट की गलती थी या पैकिंग डिपार्टमेंट की गलती थी, किसकी गलती थी, ठीक है। आप किसी के ऊपर अपने विचार नहीं बता सकते, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं।
प्रोडक्शन वाला ये बोलेगा कि इन लोगों ने पैकिंग नहीं करी, इन लोगों ने बेचा नहीं, ठीक है ना। सेलिंग वाला ये बोलेगा कि इनने माल बना के दिया नहीं हमें और खुद रख लिया। पैकिंग वाला ये बोलेगा कि मैंने दिया, मेरे पास माल नहीं आया इसलिए पैक नहीं हुआ। तो सब एक दूसरे के ऊपर बात डाल सकते, कोई किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं रहेगा। इग्नोरेंस ऑफ इनोवेशन, कर्मचारियों के कार्य करने के तरीकों में परिवर्तन की संभावना बहुत कम रहती है। अंतर विभागों कर्मचारियों के मध्य पारस्परिक संबंध भी नहीं रहता है, इससे वे नवाचार के प्रति उदासीन रहते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो वर्कर रहते हैं सब अपने अपने डिपार्टमेंट के लिए जो काम अंदर हो रहा है, जिसे करवाया जा रहा है वैसे वो कर रहे हैं, ठीक है। ये उनको ये भी नहीं रहता कि पड़ोस वाले डिपार्टमेंट या बाहर क्या हो रहा है, कौन सी नई टेक्नोलॉजी आई है कि हम कौन सा इनोवेशन कर सकते हैं, क्या क्या नया कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें वो नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है अव्यवहारिक, यह प्रारूप वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करते हैं, इसमें मानवीयता का गुण कम पाया जाता है, यह संरचना अव्यवहारिक है। यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ दे रखी है कि ओनली साइंटिफिक प्रिंसिपल दे रखे हैं जिसके हिसाब से यहाँ पर काम किया जाता है। मानवीयता यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रहती है कि इंसान क्या सोचता है यहाँ पर सिर्फ हमें काम करना है, कैसा भी हो काम करते जाओ, प्रॉफिट आना चाहिए, पैसा आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज ये भी कंप्लीट होगा। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन वाला पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया। कल नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। थैंक यू।